Hello friends, I'm Shantanu, your coach, and today we are going to cover the chapter dividend. First we will see the meaning of the term dividend. Dividend को एक जनरल टर्म में अगर हम देखें तो dividend means the money to be paid. इसका मतलब money will be paid. Who will pay the money? Money will be paid by the company. So company will pay the money. To whom it will pay the money? To its members, that is shareholders. Shareholders को जब कंपनी मनी पे करती है आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट, तो कंपनी जो पेमेंट कर रही है वो किसमें से कर रही है? इस कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से ये मनी पे कर रही है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को। और फिर कितनी मनी पे कर रही है? तो कंपनी इज पेइंग द मनी इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन द शेयर्स। तो मान लीजिए यहां पर एक शेयर होल्डर है ए, उसके पास कितने रुपीस के शेयर है? लेट्स से ही इज हैविंग 1 लाख रुपीस ऑफ शेयर्स. देयर इज अनदर शेयर होल्डर हु इज हैविंग शेयर्स ऑफ 2 लाख रुपीस. अब देखिए, सपोज मनी जो पे कर रही है कंपनी वो 10% डिविडेंड पे कर रही है. लेट्स से द डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%. इसका मतलब ए पर्सन को जो डिविडेंड मिलेगा वो 10,000 रुपीज मिलेगा, राइट? बिकॉज इन प्रपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल, पेड अप अमाउंट पेड अप ऑन शेयर्स. तो ए का जो पेड अप अमाउंट है वो कितना है? 1 लाख रुपीज. तो ए को जो डिविडेंड मिलेगा वो 10,000 रुपीज मिलेगा एज पर 10%. सिमिलरली बी का जो पेड अप अमाउंट है शेयर्स पे वो कितना है? 2 लाख. तो 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000 रुपीज. तो एक बार फिर से देख लीजिए, dividend means money to be paid by the company out of the profits of the company to the members in proportion to the amount paid up on the shares. तो इसका मतलब जिस शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ शेयर्स रहेंगे उसको उतना ही ज्यादा डिविडेंड मिलेगा. नाउ यहां पर दो चीजें और आपको ध्यान से देखनी है. Section 8, that is non-profit companies. Non-profit companies cannot declare the dividend. Declare वो कर ही नहीं सकती. उनकी जो फॉर्मेशन की पहली कंडीशन ही है non-profit companies की कि they cannot pay the dividend to the members. So there is one company, that is Section 8 company, which cannot pay the dividend to its member. Second point you have to remember, preference shareholders have preferential rights over the equity shareholders. तो हमने पहले भी देखा था शेयर कैपिटल में there are two types of shareholder, equity shareholders and दूसरा होता है preference shareholder. तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, सबसे पहले जो डिविडेंड मिलेगा वो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचा तो फिर वो प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल हैव अ प्रेफरेंशियल राइट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. नाउ लेट्स सी द टर्म डिविडेंड वारंट. डिविडेंड वारंट आखिर क्या होता है? लेट्स सी. इट्स एन ऑर्डर, एक तरह का ऑर्डर है बाय द कंपनी. ऑर्डर दे रही है कंपनी, किसको दे रही है? टू इट्स बैंकर, अपने बैंकर को ये ऑर्डर दे रही है टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड देयरइन. तो डिविडेंड वारंट में जितना भी अमाउंट लिखा है वो कंपनी कह रही है अपने बैंकर को कि वो पे करो टू द शेयर होल्डर हुज नेम इज रिटन देयरइन. तो जैसे एक चेक होता है, चेक आपने देखा होगा, तो कंपनी जैसे कोई चेक इश्यू करती है उसी तरह से एक डिविडेंड वारंट रहता है. डिविडेंड वारंट एक तरह का ऑर्डर है अपनी बैंकर को कि ये अमाउंट पे करे शेयर होल्डर्स को. उसके ऊपर शेयर होल्डर का नाम लिखा रहता है और अमाउंट कितना पे करना है उस शेयर होल्डर को वो लिखा रहता है. सो इन दिस केस कंपनी गिव्स अ डिविडेंड वारंट टू द शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिविडेंड वारंट कैन कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द बैंकर ऑफ द कंपनी. कंपनी के बैंक अकाउंट से वो उतना पैसा निकाल सकता है. So dividend warrant means a order made by the company to its banker to pay the amount specified therein to the shareholder whose name is written therein. Now before we proceed further, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो डिविडेंड होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं. One is final dividend, that is the normal dividend, and another is interim dividend.
तो जो फाइनल डिविडेंड रहता है, इट इज डिक्लेयर्ड इन द एजीएम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आपको पता है हर कंपनी को अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी रहती है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, हु विल डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर, विल बी ट्रीटेड एज फाइनल डिविडेंड। और ये जो डिक्लेरेशन होता है ये किसकी रिकमेंडेशन पे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो एजीएम के पहले जो बोर्ड मीटिंग रहती है, उस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड रिकमेंड करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकमेंडेशन जब शेयर होल्डर एजीएम में वो डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। दूसरा है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। तो बोर्ड ही खुद डिक्लेयर कर देता है जब डिविडेंड बिटवीन टू एजीएम इन दी बोर्ड मीटिंग, देन इट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। तो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जब बोर्ड अपनी बोर्ड मीटिंग में कोई डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उसे हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। नाउ वी विल सी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एनुअल जनरल मीटिंग। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसके बारे में। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए यहां पे कैन बी का बोला है कि जरूरी नहीं है कि हर एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करना ही होगा कंपनी को। इफ कंपनी वांट्स, कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड इन द एजीएम टू द एक्सटेंट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये दोनों चीजें अगर आप ध्यान से देखें तो बोर्ड विल रिकमेंड द डिविडेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से बोर्ड ने डिविडेंड डिक्लेयर जो करना है उसके लिए रिकमेंडेशन किया है 10% का रेट। नाउ इन द एजीएम shareholder may, if they want, they can declare dividend at the rate of 10% or less than 10%, but shareholder cannot declare the dividend more than what recommended by the board। तो यहां पर अगर बोर्ड ने रिकमेंड किया है 10%, तो शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो एजीएम में चाहे तो 10% से डिक्लेयर कर दे डिविडेंड, या फिर उससे कम, बट इससे ज्यादा का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते शेयर होल्डर। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑन डिक्लेरेशन, मान लीजिए एजीएम में शेयर होल्डर ने 10% रेट के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, द मोमेंट इट इज डिक्लेयर्ड इन द एजीएम, it will become the debt payable by the company। तो एक तरह से ये डेट हो जाता है कंपनी का towards the shareholders, that is the members। The company now will have to make the payment of this dividend to the shareholder or member once it is declared। Now who are entitled to sue the company for non-payment, और अगर डिक्लेरेशन करने के बाद कंपनी ने वो डिविडेंड नहीं पे किया तो शेयर होल्डर कैन मूव टू द कोर्ट टू एनफोर्स कंपनी टू पे दैट डिविडेंड विच वाज डिक्लेयर्ड। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है यहां पर, कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर अ फर्दर डिविडेंड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन द एजीएम। तो एक बार एजीएम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है 10% से, उसके बाद शेयर होल्डर फिर से वापस फर्दर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब यहां पर एक फेमस केस लॉ हुआ था और उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन था कि क्या कंपनी डिविडेंड ईजीएम में डिक्लेयर कर सकती है? जैसे एजीएम होती है, नॉर्मली हमने देखा है कि डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर इन द एजीएम। तो क्वेश्चन यहां आया है कि क्या शेयर होल्डर ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? तो ये केस था विश्वनाथ प्रसाद खैतान वर्सेस न्यू सेंट्रल जूट मिल का, और इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि कंपनी विच कुड नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एट एजीएम, अगर कंपनी एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाती है तो इन दैट केस कंपनी में डू सो एट सबसीक्वेंट ईजीएम। तो ऐसे केस में अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, नहीं कर पाई है एजीएम में, तो उस केस में कोर्ट हैज अलाउड द कंपनी टू डिक्लेयर द डिविडेंड इन द ईजीएम। तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई कंडीशन लगा सकती है कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड? अगर कंपनी पेमेंट कर रही है डिविडेंड का
तो उसके ऊपर क्या कंडीशन भी लगा सकती है डिविडेंड के ऊपर? सो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, जिसका नाम अब हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हैज क्लैरिफाइड दैट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शुड बी अनकंडीशनल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यहां पर लिखना है कि डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा इट शुड बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन इसके ऊपर नहीं लगाई जाएगी बाय द कंपनी, एंड should not be subject to prior approval of financial institution or bank. However, आपको फिर से ध्यान रखना है, however it further says that company should take prior approval from the financial institution or bank whenever it is required as per the loan agreement. तो अगर लोन एग्रीमेंट में जिस बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को लोन दे रखा है करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, तो ऐसे केस में अगर एग्रीमेंट में, उस लोन एग्रीमेंट में अगर ऐसा लिखा है कि कंपनी विल हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन before declaring the dividend, then only the company will have to take the prior approval of bank and financial institution before declaring the dividend. Now let's see the sources of dividend. तो कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है, if the company is giving the dividend to its shareholders or member, तो वो सोर्स क्या होंगे जिसमें से वो कंपनी उनको डिविडेंड देगी? So there are three sources, you can note it down. The first source is the profit of the company for the year for which the dividend is to be declared. इसका मतलब पहला जो सोर्स है वो करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर के प्रॉफिट में से जो इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, उसमें से वो उस साल का डिविडेंड दे सकती है, पहला सोर्स। सेकंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर इस साल कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट नहीं है तो उस केस में कंपनी पिछले सालों का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले सालों के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है, दूसरा सोर्स हो गया। और तीसरा सोर्स, मनी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने उस कंपनी को पैसा दिया है डिविडेंड देने के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज पर द गारंटी गिवन बाय द कंसर्न गवर्नमेंट, तो ऐसे केसेस में जो पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, द मनी विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द कंपनी, फ्रॉम दैट मनी ऑल्सो कंपनी कैन पे द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर. Now, two fundamental principles you have to always remember regarding the dividend is, first, the dividend should be declared only out of profit, and the second, the dividend should not be paid out of the capital. Now let's see the transfer to reserves. Normally हमने देखा है कि जब कभी भी आपके पास प्रॉफिट होता है, whenever there is a profit earned by the company, कंपनी की ये टेंडेंसी रहती है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर को वो नहीं देती, बांटती नहीं है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. सो व्हाट विल द कंपनी विल डू? नॉर्मली कंपनी ट्रांसफर सर्टेन प्रॉफिट टू द रिजर्व में वो ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि इस पैसे का यूज कर सकती है वो इन फ्यूचर. सो पूरा का पूरा प्रॉफिट नॉर्मली कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है शेयर होल्डर्स को. सो यहां पर इन्होंने बोला है अ कंपनी में, यहां पे इन्होंने बोला है में, अगर इच्छा है तो, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर मे ट्रांसफर percentage of its profit as it may consider appropriate to reserve of the company. तो यहां पर क्लियरली इन्होंने कहा है कि कंपनी चाहे तो मे ट्रांसफर सम ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. नाउ वी हैव सीन दैट अ कंपनी शुड पे द डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली. अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर क्या करेगी, डिविडेंड कैसे देगी कंपनी? तो यहां पर इन्होंने बोला है कि कंपनी में
proposed to declare dividend out of accumulated profit which were transferred to free reserve. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कंपनी अगर चाहे तो वो अपने कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है और ये रिजर्व काम आ सकता है कंपनी के डिविडेंड पेमेंट में जब कभी भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा या कम होगा प्रॉफिट, तो ऐसे केस में वो जो रिजर्व मेंटेन किया है कंपनी ने उसमें से भी वो डिविडेंड दे सकती है शेयर होल्डर्स को। लेकिन इन दिस केस कंपनी will have to follow the rules, that is company's declaration and payment of dividend rules में कुछ कंडीशन है रिजर्व में से डिविडेंड पे करने के लिए, वो कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी, वो हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। Now let's see another condition before declaration of dividend. Company will have to provide the depreciation on all its depreciable assets as per the rates of depreciation which are specified in Schedule 2. तो जो कंपनी हमने देखा है प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करती है, उसे प्रॉफिट में से पे करना है, बट ये जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट कैसे निकालेगी कंपनी का जो प्रॉफिट निकालेगी उसमें कंपनी को डेप्रिसिएशन मैंडेटरीली डिडक्ट करना है ऑन ऑल इट्स डेप्रिसिएबल एसेट एज पर द रेट्स मेंशन इन द शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। Now let's talk about the deposit of dividend. Whatever dividend the company has declared, it shall be deposited in a separate bank account in a scheduled bank within 5 days. ये याद रखना है आपको, within 5 days from the date of declaration, and this amount shall be utilized only and only for the payment of dividend. So suppose the company has declared a dividend on this date, the company will have to open a separate bank account within 5 days, will deposit this dividend to separate bank account, and it will utilize amount for payment of dividend only. Another thing you have to remember that dividend should be payable in cash only as per section 123. So dividend shall be payable only in cash. यहां पर कैश का मतलब है कैश मींस बाय चेक से पेमेंट कर सकते हैं, या डिविडेंड वारंट इश्यू कर सकती है कंपनी, या फिर डिविडेंड पे कर सकती है इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. ऑल दीज विल बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश. हाउएवर a company may capitalize its profit or reserve by issue of fully paid bonus shares. ये बात आप समझ लीजिए, नॉर्मली कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है, बोनस शेयर्स शेयर होल्डर्स को जब बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी को कुछ भी कैश नहीं मिलता, न ही कंपनी कोई कैश पे करती है. इट सिंपली इशू द शेयर्स लाइक अ बोनस शेयर्स अगेंस्ट द रिजर्व को वो कैपिटलाइज कर देती है. और इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है जनरल रिजर्व को अगर वो कैपिटलाइज कर रही है तो जनरल रिजर्व टू शेयर कैपिटल. दिस इज द सिंपल एंट्री. तो यहां पर इस सेक्शन में इन्होंने ये बोला है कि डिविडेंड शुड बी पेएबल इन कैश, but there is no restriction so far as which is related to capitalization of profit. तो कंपनी जनरल रिजर्व या प्रॉफिट्स को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती है. यहां पर कंपनी को कोई कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, न ही कैश रिसीव करने की जरूरत है इन केस ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स. Now another provision you have to remember which puts a bar on company to pay the dividend. और ये provision आप समझ लीजिए पहले. A company which does not comply with the provision relating to acceptance and repayment of deposits, जो deposits लिए हैं कंपनी ने तमाम लोगों से, अगर वो कंपनी उस एक्सेप्टेंस एंड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के जो प्रोविजन है विच आर गिवन अंडर 73 एंड 74 वो अगर कंप्लाई नहीं करती, देन सच कंपनी कैन नॉट मेक अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स. इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये एक कंपनी है, इसने डिपॉजिट्स ले रखे हैं, डिपॉजिट्स लिए हैं छोटे छोटे लोगों से, लाइक कंपनी हायर इंटरेस्ट पे करेगी ऐसा बोल के,
बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो छोटी छोटी इनकम रहती है जिनकी, वो कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। और अगर ये कंपनी इनका डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं करती है, या कंपनी ने जो एक्सेप्टेंस किया है डिपॉजिट्स का वो वायलेशन से किया है, कंपनी हैज मेड अ वायलेशन ऑफ डिपॉजिट प्रोविजंस विच आर गिवन अंडर 73 एंड 74, तो ऐसे केस में कंपनी कैन नॉट मेक अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। कहने का मतलब है, अगर डिपॉजिटर्स को उनका पैसा नहीं मिल रहा है या उनका जो इंटरेस्ट था डिपॉजिट पे वो नहीं मिल रहा है कंपनी से, तो कंपनी इज डिबार्ड फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। Now let's talk about company's declaration and payment of dividend rules 2014. Now let's see first absence or inadequacy of profit। हमने देखा है कि कंपनी कब पे करती है डिविडेंड, जब उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से पे करती है। बट इन केस अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, कंपनी को लॉस हो गया है, लेट्स से 2 लाख रुपीस का लॉस है, तो क्या वो डिविडेंड पे नहीं कर सकती? सो ये रूल्स कहते हैं कि नो, कंपनी कैन स्टिल पे द डिविडेंड आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले सालों का जो प्रॉफिट था, जो जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर किया था, उसमें से, तो रिजर्व्स में से वो पेमेंट कर सकती है आफ्टर कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग कंडीशंस। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या कंडीशन है? तो 4 कंडीशन बता रखी है यहां पर, एक एक करके देखेंगे कि अगर कंपनी को लॉसेस हुआ है या बहुत ही थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी डिविडेंड पे तो कर सकती है रिजर्व में से, लेकिन कितना? तो यहां पर बोलते हैं कि सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड, सबसे पहले बोलते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड फॉर लास्ट 3 इयर्स। तो मान लीजिए लास्ट 3 इयर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड था वो 8%, 10% और 12% था। तो इसका जो एवरेज आएगा, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इन 3 सालों का कितना आ गया? 10%। तो कंपनी कैन नॉट पे the rate of dividend exceeding 10% in this case. अब 10% on suppose the paid up capital of the company is 50 lakh, तो 10% of paid up capital अगर हम देखें तो ये आ रहा है 5 लाख रुपीस। तो as per first condition, in this case, in this example, company cannot pay the dividend more than 5 lakh in this year. Now let's move to the second condition. It says that the amount to be withdrawn, जो रिजर्व में से आप अमाउंट निकालेंगे डिविडेंड के लिए, it should not exceed 1/10 of paid up capital plus free reserve। और जो निकालेंगे आप अमाउंट, सबसे पहले यू हैव टू सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज द पेड अप कैपिटल, जैसा हमने देखा 50 लाख है, और साथ में जो रिजर्व है वो 30 लाख रुपीस के हैं। तो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का आपको 10% देखना है, दैट इज 1/10। सो इट कम्स 80 लाख, टोटल 80 लाख का 1/10 आ गया 8 लाख रुपीस। अब ये जो 8 लाख रुपीस है, इसमें से आपको करंट ईयर के लॉसेस, हमने देखा करंट ईयर का लॉसेस 2 लाख रुपीस है, तो सबसे पहले 2 लाख रुपीस को आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो अब आपके पास डिविडेंड जो पे कर सकते हैं एज पर सेकंड कंडीशन इज 6 लाख रुपीस। अगर आप ए और बी को देखेंगे, ए कंडीशन के हिसाब से 5 लाख और बी कंडीशन के हिसाब से 6 लाख, तो इन दोनों को देखें तो 5 लाख आप पे कर सकते हैं अभी, विच एवर इज लेसर। अगेन वी हैव टू सी द थर्ड कंडीशन, दैट इज आफ्टर विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। जब आप अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे तो रिजर्व में कितना बैलेंस बचना चाहिए ये भी देखना है। तो बैलेंस इन द रिजर्व शुड बी एट लीस्ट 50% ऑफ पेड अप कैपिटल। कम से कम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल रिजर्व में बैलेंस होना चाहिए, ये अमाउंट डिविडेंड के लिए जो विड्रॉ करेंगे उसके बाद। तो लेट्स से थर्ड कंडीशन, अज्यूम कीजिए कि जो हमारा रिजर्व था वो 30 लाख रुपीस था। 30 लाख में से हमने देखा कि 5 लाख तक तो पे कर ही सकते हैं दोनों में से, तो लेट्स से 5 लाख रुपए तक का डिविडेंड दे रहे हैं।
तो बैलेंस कितना बचा रिजर्व में? 25। और ये जो 25 लाख है ये 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए या उतना होना चाहिए। तो लेट्स से 15% ऑफ पेड अप कैपिटल comes to 7.5 lakh, 50 lakh paid up capital है, 15% उसका 7.5 lakh, so 25 lakh is definitely greater than 7.5 lakh. So in this case we can see that after complying ABC, we can see that the 5 lakh rupees of dividend company can pay after following these rules. Another condition is that no dividend unless set off losses of previous year from the profit of current year. तो ये अभी प्रॉफिट तो है ही नहीं इस केस में। अगर प्रॉफिट होता है आपको तो पिछले सालों का लास्ट प्रीवियस ईयर्स का लॉसेस सबसे पहले आपको सेट ऑफ करना रहेगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो यू कैन पे द डिविडेंड। नाउ अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट जो रेट ऑफ डिविडेंड की बात कर रहे हैं यहां पर, this condition, a condition will not apply in case company has not paid the dividend for last 3 years. अगर 3 सालों में, पिछले 3 साल में डिविडेंड पे ही नहीं किया था कंपनी ने, so how you will find the average rate? So that is why the company has not paid the dividend for last 3 years. This rate of dividend for last 3, average rate of dividend for last 3 years will not apply. This condition will not apply in that case. Now let's see the provision which are related to unpaid or unclaimed dividend. अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और वो अनपेड है, अभी तक पे नहीं हुआ है, या अनक्लेम्ड है, किसी ने उसे क्लेम ही नहीं किया है, so what will happen? As per section 124, where a dividend has been declared by the company but has not been paid or claimed, कंपनी ने या तो पे नहीं किया है या शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया है, within 30 days from the date of declaration, then the company shall within 7 days from the date of expiry of the 30 days shall transfer the amount so unpaid or unclaimed to a special account. फिर से एक स्पेशल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, which will be with the scheduled bank में आपको ये ओपन करना है, and this name of this account will be unpaid dividend account of ABC company limited or company private limited. इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। Suppose company has declared a dividend on this particular date. Now within 5 days company will have to transfer this dividend to a special account. ये आपने देख लिया है, 5 दिन के अंदर स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। And within 30 days of declaration of dividend, 30 दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन से this should be paid to the shareholders. But what if within 30 days company has not made the payment to the shareholder, either it is unpaid or it is unclaimed? Then if within 30 days the company has not made the payment or dividend is unclaimed, then next 7 days, इसके 7 दिन और within 7 days company will have to transfer this unpaid or unclaimed dividend to special account. Special account जिसका नाम होगा unpaid dividend account of so and so company. तो यहाँ से आपको 7 दिन के अंदर from the expiry of 30 days from the date of declaration, within next 7 days you have to transfer this unpaid or unclaimed amount to a special account open with the scheduled bank. The name of the account will be unpaid dividend account of so and so company. Now you will say, sir, what will happen if the company does not transfer this amount of unpaid or unclaimed dividend within 7 days to special account? Then let's see what will happen. In case of a default, the company shall pay from the date of such default the interest. तो कंपनी को interest pay करना पड़ेगा to the amount which has not been transferred to the said account at the rate 12% per annum. तो इतना amount interest का भी कंपनी को pay करना पड़ेगा. Let's see a person claiming to be entitled to any money transfer to unpaid. अब जैसे कोई पर्सन है, शेयर होल्डर है, उसको याद आया कि नो आई वाज supposed to get this much dividend. He approaches the company. So will he be able to get the amount of unpaid or unclaimed dividend? Yes. A person entitled to unpaid dividend
may apply to the company for payment of money. So ऐसे में कंपनी को उसको अप्लाई करना पड़ेगा कि ये डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला है. So the company will make the payment of that amount from that unpaid dividend account. Now let's see what will happen if the dividend remains unpaid and unclaimed for 7 years. Unpaid और unclaimed dividend जो account open किया था, unpaid unclaimed dividend account, उसमें वो remains unpaid, the amount remains unpaid or unclaimed for 7 years from the date of transfer. 7 years from the date of transfer वो उसी account में रखा हुआ है. Person has not claimed or company has not made the payment. Then after 7 years from the date of transfer to this special account, the company will have to transfer on the expiry of 7 years to investor education protection fund account. तो अब 7 साल बाद, 7 साल लंबा इंतजार करेगी कंपनी कि कोई आके क्लेम कर ले या कंपनी ढूंढ के उसको पे कर दे शेयर होल्डर्स को. बट 7 साल भी हो चुके हैं ट्रांसफर करने के बाद. तो अब ये जो अमाउंट है ये कंपनी विल हैव टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. तो लेट्स सी अगेन द प्रोविजन. अ मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट if remains unpaid or unclaimed for 7 years from the date of transfer, it shall be transferred by the company along with the interest accrued to investor education protection fund. तो जितना भी अमाउंट है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा, अनक्लेम्ड और अनपेड अमाउंट. साथ में इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है कंपनी को वो भी चला जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 years. द कंपनी शेल सेंड अ स्टेटमेंट. और जब ये ट्रांसफर करेगी कंपनी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को, तो कंपनी विल हैव टू गिव अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म गिविंग द डिटेल्स ऑफ सच ट्रांसफर कि ये किस किस के नाम से था और किस किस के नाम से ये अनक्लेम्ड है, अनपेड है. ये पूरी एक स्टेटमेंट बना के अथॉरिटी को देगी. अथॉरिटी कौन सी? विच एडमिनिस्टर दिस फंड ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. Then authority shall issue a receipt to the company as a evidence of such transfer. तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे कंपनी को, कंपनी will make the payment to investor education protection fund account. The authority of that fund will issue the receipt to the company that we have received so and so amount. Now what will happen if company does not follow this procedure? Then in case of a default, company fails to comply with any of the requirement of this section, the company shall be punishable with a fine which starts from 5 lakh rupees to the maximum of 25 lakh rupees. 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा कंपनी पे. And every officer who is in default will have to make a payment of fine which ranges from 1 lakh to 5 lakh rupees. Now let's see the provision which are related to investor education protection fund. ये हमने देखा था IEPF account क्या है. Let's see. Under section 125, the central government has established a fund which is known as Investor Education and Protection Fund. And following amount shall be credited to this fund. What are the list of amounts which will be transferred to this fund? Let's see one by one. And this question can be asked in the exam. You have to note down all the important points. First, unpaid dividend. If there is any unpaid dividend, it should be transferred to this fund. Unpaid application money. Even the application money which has been received by the company and which is due for refund, and if it has not been refunded, not been repaid, then it will also be transferred to investor education protection fund. Unpaid mature deposit. Deposit mature हो चुके हैं और कंपनी ने वो repay नहीं किए हैं. This will also be transferred to fund. Unpaid mature debentures. तो debentures redemption का time आ गया है. Company has not repaid the amount of debentures to be redeemed, and this amount will also be transferred to investor education protection fund. Not only this,
द इंटरेस्ट विच हैज अक्रूड ऑन ए टू डी, ए से डी तक जो इंटरेस्ट बनता है इसके ऊपर, दिस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू दिस फंड. Apart from this, there are other items which will also be transferred to this fund. Any grants or donation given to this fund by central government or state government or other companies or any other institution for the purpose of this fund. तो कोई गवर्नमेंट भी इसमें ग्रांट दे सकती है, डोनेशन दे सकती है, वो अमाउंट भी इसमें क्रेडिट हो जाएगा. Any interest or other income received out of investment made from this fund. तो ये फंड में जब पैसा आता है तो ये पैसा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहीं इन्वेस्ट करता है और उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी इसी फंड में क्रेडिट होगा. The sale proceeds of fractional share arising out of issuance of bonus shares, merger or amalgamation फॉर 7 और मोर ईयर्स. तो हमने देखा था 7 और मोर ईयर्स में अगर कोई बोनस शेयर इशू होता है, मर्जर अमलगमेशन का केस है या फ्रैक्शनल शेयर है जो कोई क्लेम नहीं करता है, दिस विल, उसको जो सेल करके प्रोसीड आएगी, दिस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू दिस फंड अकाउंट. रिडिम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 7 और मोर ईयर्स. प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किए थे, रिडिम्पशन नहीं हो पाया है, उसका पेमेंट नहीं गया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और 7 साल हो गए हैं. सो इन दिस केस ऑल्सो दिस अमाउंट ऑफ रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू दिस फंड. सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू दिस फंड. नाउ लेट्स सी, ह्यूज अमाउंट आ जाता है इस फंड में गवर्नमेंट के पास, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर के पास. तो इस फंड का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? So this is also given under the act that this fund shall be utilized for following purposes. So now let's see what are the purposes. सबसे पहला पर्पस तो मेन पर्पस है इसका कि रिफंड दे दे इन रेस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट. सपोज एक पर्सन है, उसको क्लेम करना था, डिविडेंड नहीं कर पाया, 7 साल हो गए, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला गया है, स्टिल दिस पर्सन कैन क्लेम his unpaid dividend or mature deposit from this fund. So fund में से ये जो unclaimed था ये इस person को दे दिया जाएगा. तो first purpose is to refund the unclaimed dividend, mature deposit या फिर mature debenture as the case may be. And second is promotion of investor education awareness protection. तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसको यूज करेगी प्रमोशन के लिए, इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी इसका फंड का इस्तेमाल करेगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज अमाउंट एलिजिबल एंड आइडेंटिफिएबल एप्लीकेशन फॉर शेयर्स और डिबेंचर शेयर होल्डर who have suffered losses due to wrong action by any person in accordance with the order made by the court which had ordered disgorgement. So it means अगर शेयर्स की डीलिंग में if person has suffered any losses due to wrong action of any person and court has ordered that this amount should be paid to him out of investor education protection fund, then this will also be paid to that person from this fund. Then reimbursement of legal expenses incurred in pursuing class action suits under section 37 245 by members, debenture holders or depositor as may be sanctioned by NCLT. तो अगर NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऐसे लीगल एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है, रिइंबर्समेंट है, वो ऑर्डर पास किया है फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, तो दिस विल ऑल्सो बी पेड. दिस लीगल एक्सपेंसेस विल बी रिइंबर्स आउट ऑफ दिस फंड. Any other purpose incidental thereto or in accordance with such rules as may be prescribed. तो कोई दूसरा भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है जो भी पर्पस गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी. Now let's see right to dividend pending registration. देखिए होता क्या है, when one person is having a share transfers his shares to another person, तो he is a transferer एंड ही इज अ ट्रांसफरी. तो इसने ये शेयर ट्रांसफर कर दिए. अगर इसी बीच में ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी हैज इश्यूड अ डिविडेंड, डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड, सो टू हुम दिस डिविडेंड विल बी पेड, ट्रांसफरर को
या ट्रांसफरी को, किसको ये डिविडेंड जाएगा? दिस वी विल सी हियर अंडर सेक्शन 126. Where any instrument of transfer of shares has been delivered to any company for registration and transfer of share has not been registered by the company. तो देखिए, जब कभी भी ट्रांसफर होता है शेयर्स का, सो देयर विल बी वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, एक एग्रीमेंट होता है. ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर अलोंग विथ शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को सेंड किए जाते हैं. एंड इफ the company has already received this instrument before declaration of dividend, then this dividend in respect of these transferred share shall be paid to transferee. तो ये जो dividend declare किया है in respect of these share will be paid to transferee in case there is a mandate to this effect. तो अगर ऐसा mandate दिया है ट्रांसफरर ने कि this dividend should be paid to transferee, then this will be paid to transferee. In case there is no mandate, अगर ट्रांसफरर ने ऐसा कोई mandate नहीं दिया है, this will be transferred to unpaid dividend account, which we have already seen. Further, the company shall keep in abeyance the right shares and bonus shares to be issued in respect of transferred share but not registered. So as we have seen that ट्रांसफर हो चुका है शेयर्स, कंपनी के पास डॉक्यूमेंट आ गया है, बट इट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी. फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग द इंस्ट्रूमेंट, डेट ऑफ रजिस्टरिंग द इंस्ट्रूमेंट, यहां के बीच में अगर कंपनी कोई राइट इशू करती है, राइट शेयर का इशू लाती है, राइट शेयर या फिर बोनस शेयर्स इशू करती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट विल बी केप्ट इन एबियंस, यानी इसको रोक लिया जाएगा. राइट शेयर और बोनस शेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर, इट विल नॉट बी गिवन अनलेस दीज शेयर्स आर रजिस्टर्ड. Now let's talk about the punishment for failure to distribute the dividend. As we have already seen, it is the duty of the company that from the date of declaration, within 30 days from the date of declaration, company should make the payment of dividend. And what if the company does not pay the dividend within 30 days? Then in this case, every director of the company who is knowingly party to this default, जानबूझ के उसको पता था and he has not made the dividend payment of dividend within 30 days, he will be sentenced to imprisonment, simple imprisonment, which may extend to 2 years, and a fine which will be 1,000 rupees for every day during which such default continues. Further, the company shall also be liable to pay the simple interest at the rate 18% per annum for the period of default. तो जब तक ये पेमेंट नहीं होता शेयर होल्डर्स को, इस पीरियड में 18% पर एनम के हिसाब से कंपनी विल ऑल्सो लायबल टू पे द इंटरेस्ट. नाउ फर्दर दिस सेक्शन सेज दैट देयर विल बी नो ऑफेंस. So although the company has not made the payment of dividend, but it will not be treated as offense in following cases. So let's see all the cases where the dividend could not be paid because of operation of law. As per one or two law, let's say any law, the company could not pay the dividend because of the operation of any law, then it will not be treated as offense. Second, where shareholder has given any direction, shareholder ने कुछ direction दी थी कंपनी को कि you have to pay the dividend like this and this, and that these direction cannot be complied with the by the company. It was very difficult for the company, impracticable for the company to comply those direction. Then also there will not be any offense. Where there is a dispute regarding the right to receive the dividend, कौन किसको ये डिविडेंड मिलेगा, there is a already dispute. So in that case also the company does not make the payment of dividend, there will not be any offense. Where the dividend has been lawfully adjusted by the company against some due from its shareholder. Suppose this is a company, suppose 2,000 rupees were supposed to be received from this person who accidentally happened to be the shareholder of this company,
and company is making a payment of 2000 rupees of dividend to this shareholder, so company can adjust this dividend with the amount which the company was expected to receive from this person, I mean shareholder, from the shareholder. So in this case, if the company has lawfully adjusted the sum due from shareholder, there will not be any offense. And lastly, where for any other reason which were beyond the control of the company, so in these cases it will not be treated as offense committed by the company. Now let's see the payment. As we have already seen so many times, the company will have to make a payment within 30 days. So what do you mean by the term payment? Payment implies posting of dividend warrant check irrespective of fact whether shareholder has received or not, it doesn't matter. The main thing is posting. Once the dividend warrant has been posted by the company within 30 days, it will be treated as the company has made a payment. Now let's see another. There was a case, हनुमान प्रसाद गुप्ता वर्सेस हीरालाल का एक केस था. अगर कोई डिस्प्यूट होता है, if there is any dispute regarding the payment of dividend, then an obligation to post this dividend warrant and check arise from the registered office. तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, और इस रजिस्टर्ड ऑफिस, ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है, द केस शुड बी फाइल्ड टू दैट कोर्ट इन हुज जुरिडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड. Now let's see the provision of interim dividend. Section 123, we have already seen the term interim dividend. The board has a right to make the payment of interim dividend. So the board of director of a company may, अगर उनकी इच्छा है तो, there is no जोर जबरदस्ती, so they may declare the interim dividend during any financial year out of, किसमें से वो dividend देंगे? Out of the surplus in the profit and loss account and the profit of the financial year in which such interim dividend is sought to be declared. तो इसका मतलब, suppose this is the year in which the board of director is going to declare the interim dividend, तो इस साल का surplus देखना है, surplus in profit and loss और profit of this period, इसमें से board declare कर सकता है interim dividend. Now, rate of interim dividend. In case company has incurred any losses during the current financial year up to the end of the quarter. So let's see. As you know, in a year there are 4 quarters. 3 महीने के 4 quarter होते हैं. So suppose the company is making a payment of interim dividend in this quarter. So the company has suffered any losses, suppose loss has been suffered by the company during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration. So this is the date of declaration. इसके पहले का जो quarter end हो रहा है, this is the quarter, this is quarter 1. इस quarter में, that is 3 months के period में, if the company has suffered losses and still board of director is willing to declare the dividend, interim dividend, then the rate of such interim dividend shall not be higher than the average of dividend declared by the company during the preceding 3 financial year. तो पिछले 3 सालों का जो रेट ऑफ डिविडेंड है, लेट्स से 8%, 10% और 12% रेट था लास्ट 3 इयर्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड इयर्स का. So इसका जो एवरेज रेट है 10% let it be. So the interim dividend cannot be paid more than 10% when there is a loss in the preceding quarter of that year. Now as far as the deposit of interim dividend is concerned, the same provision will apply as apply to final dividend. The amount of interim dividend declared shall be deposited in a separate bank account which will be opened in a scheduled bank within 5 days from the date of declaration, and
this amount shall be utilized only and only for the payment of interim dividend. Now, very interesting point you have to remember further that I am discussing here. Normally, you have seen once the company declares the dividend, it becomes the debt due to the shareholder. Normally, that is the final dividend. But in case of a interim dividend, declared by the board, does not create a debt enforceable against the company. इसके ऊपर केस लॉ भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है. As it is open to the board to resign it by resolution before dividend is paid. तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है बोर्ड ने, और उसके जो पेमेंट है, फाइनल पेमेंट 30 डेज में पेमेंट होता है, विद इन 30 डेज, उसके पहले ही अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको रिजाइन कर दिया है, सो देयर विल नॉट बी एनी लायबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी टू पे सच इंटरिम डिविडेंड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. सो बोर्ड कैन रिजाइन दिस इंटरिम डिविडेंड. नाउ लेट्स सी द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, and today the name of this department is Ministry of Corporate Affairs, is of the view that the approval of dividend is the privilege of general meeting. तो नॉर्मली हमने देखा है जो डिविडेंड है वो AGM में ही डिक्लेयर होता है. So it is the privilege of the general meeting. However, the board of director can pay the interim dividend if authorized by the article. So if board of directors want to pay the interim dividend in during the current year, they should have been authorized by the article of association. तो आर्टिकल में ऐसा प्रोविजन हो, एंड जो पेमेंट होगा इंटरिम डिविडेंड का, इट शुड बी सब्जेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. तो जनरल मीटिंग में अगर कोई रेगुलेशन पास हुआ है इंटरिम डिविडेंड के लिए, शेयर होल्डर ने पास किया है, तो board will have to follow those regulations also. Now you have to remember, as per section 235, the term dividend includes an interim dividend. It means the provisions of Companies Act pertaining to final dividend to the extent possible shall also apply to interim dividend. तो जो हमने प्रोविजन देखे हैं कि डिक्लेरेशन के बाद यू हैव टू पे द डिविडेंड विद इन 30 डेज, और 30 डेज के बाद हमने देखा है कि दिस शुड बी ट्रांसफर टू अ स्पेशल अकाउंट, और उसके बाद हमने देखा है ये स्पेशल अकाउंट से इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा. ऑल द प्रोविजन विल आल्सो अप्लाई टू इंटरिम डिविडेंड एज वेल.